पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं हूं राशिद और मेरे साथ है पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ये रुझान है आज आए सभी एग्जिट पोल का। 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में भी एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे महज 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि महागठबंधन को 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पंकज जी, सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन क्या है? फिर मैं अपने जो दर्शक हैं उनको ये भी बता देंगे कि किस एजेंसी ने किसको कितनी सीटें दी है। एग्जिट पोल लगभग उसी पे है जिस तरह के रुझान है और चुनाव आगे बढ़ रहा था। हालांकि चुनाव के शुरुआती दौर में पहले चरण के कुछ पहले तक, मतलब मतदान के पहले ऐसा दिखाई दे रहा था कि आरजेडी ठीक ठाक टक्कर देगी। तेजस्वी जिस तरह से दिखाई दे रहे थे, उनके साथ भीड़ दिखाई दे रही थी और एक चेहरा उनका दिखाई दे रहा था कि वे शायद नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देंगे। और नीतीश कुमार के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी बराबर सीटों पे दिखाई देंगे और मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो सबसे बड़ा कारण जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ना, और इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो आरजेडी के साथ दिखाई दे रहा है। अब तक के चुनाव में आरजेडी जब भी ऊपर रही है वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो उसका जो एक वोट बैंक है, जिसको आप कहते हैं कि एमवाई फैक्टर, जिसको इस बार उन्होंने बदल के लिया है कि मुस्लिम यादव के अलावा युवा और महिलाएं, ये तेजस्वी यादव ने एक नया एमवाई फैक्टर की बात कही थी। और ये माना जा रहा था कि उनको उतने, अगर वोट परसेंटेज कम होता तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला कांटे का होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह, एनडीए ने कही है कि वोट परसेंटेज को जिस ढंग से बढ़ाया है उससे जो रुझान है लगभग इसी के आसपास परिणाम आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ रुझान 150 से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि महागठबंधन 100 को क्रॉस नहीं करेगा और 140 के आसपास एनडीए को सीट मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। ये जो माहौल की जो आप बात कर रहे हैं, जब राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही थी बिहार में, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उससे माहौल बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सीएम नीतीश ने घोषणाएं की, महिलाओं को जो पैसे देने की शुरुआत की, उससे मुझे लग रहा है कि कम ये पूरा ये देखिए, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं माहौल तो खूब बनता दिखता है जी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। राहुल गांधी युवा हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई असर नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में जहां पे कांग्रेस का खुद का कोई बहुत वजूद नहीं है, वहां पे राहुल कितना वोट कन्वर्ट करेंगे ये मुश्किल है। भीड़ तेजस्वी यादव के साथ की होती है, आरजेडी के समर्थक होते हैं, और आरजेडी चूंकि राहुल के साथ तेजस्वी यादव भी थे, इसलिए आप भीड़ को देखिए। भीड़ को केवल राहुल के नाते मत देखिए। राहुल गांधी का अकेला कोई बिहार में करिश्मा नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है कि जहां पर कोई भी रैली, कोई भी आंदोलन होगा, भीड़ तो आ ही भीड़ जरूर जुटेगी, क्योंकि उसकी डेंस पॉपुलेशन है और लोग राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए वोट में कन्वर्ट होगी ये मत सोचिए। वोट तो जाति और अपने हिसाब से डलेगा। जी, चलिए अब हम आपको बता भी दें कि किस एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटों का अनुमान जताया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाणक्य से। चाणक्य के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को 130 से 138 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। यहां पर 133 से 159 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन 75 से 101 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अन्य को 2 से 13 सीटें मिल सकती हैं। इस मामले में जो पंकज जी आपने कहा कि महागठबंधन
100 सीटें पार नहीं कर पाएगा, वही जो है एजेंसी ने कहा है। इसके अलावा मैट्रिस IANS ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं, महागठबंधन को 70 से 90। पीपल्स इंसाइट ने 133 से 148 सीटें एनडीए को दी हैं, वहीं महागठबंधन को 87 से 102। पोल स्ट्रेट ने 133 से 148 सीटें एनडीए को दी हैं, वहीं महागठबंधन को 87 से 102। जेवीसी पोल्स ने 135 से 150 एनडीए को दी हैं और 88 से 103 जो है वो महागठबंधन को। पोल डायरी ने 184 से 209, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो पोल डायरी ने दी हैं, वहीं महागठबंधन 32 से 49 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। टाइम्स नाउ जो है वो 143 सीटें दे रहा है एनडीए को, महागठबंधन को 95 सीटें। और दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर्स पोल है उसमें जो है 145 से 160 एनडीए को मिल रही हैं सीटें, वहीं 73 से 91 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। पंकज जी, बिहार में भी कमोबेश वैसा ही मामला नहीं बनता दिख रहा है आपको, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लॉन्च हुई थी और उसके बाद जो बम्पर वोटिंग हुई थी, और वो वोटिंग जो है सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कन्वर्ट भी हुई थी और 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। देखिए, ये जो नया ट्रेंड आया है डायरेक्ट बेनिफिट जी, ये सबसे ज्यादा सत्ताधारी दलों को फायदा दे रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट के फायदे, आप घोषणा पत्र लागू करिए, संकल्प पत्र लागू करिए, लेकिन जो विपक्ष में बैठा है उसके घोषणा पत्र और उसके संकल्प पत्र पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी तरफ से पैसा मिलना शुरू हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई क्योंकि उसने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दी और उसकी जो 5 स्कीम थी उसका फायदा कांग्रेस को मिला। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई इसी तरह के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से। जो लाडली बहना योजना है एक तरह से हिमाचल से कांग्रेस ने शुरू की है। अब जो मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि कमलनाथ ने चुनाव के 6 महीने पहले, 4 महीने पहले कहा कि हम महिलाओं को 1250 रुपए, 1000 रुपए प्रतिमाह देंगे लाडली बहना के तौर पे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ ने घोषणा की हम देंगे, लेकिन राजनीति में कोई किसी की वोट चोरी तो अलग चीज हो गई, आइडिया चुराने में भी पीछे नहीं रहते। कमलनाथ तो कहते रह गए कि सरकार बनेगी तब देंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे लागू कर दिया और 1250 रुपए पे किया और चुनाव के 3-4 महीने पहले से देना भी शुरू कर दिए वो पैसे। तो आदमी बनेगा, होगा, देखेंगे के बजाय जो आ रहा है अकाउंट में उस पर बात करता है, और अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। बिहार में लगभग वही स्थिति हुई है कि जो नीतीश कुमार ने या एनडीए की सरकार ने ये तय किया कि महिला स्वरोजगार योजना, इसमें हर महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जिनका बिजनेस ठीक चलेगा उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप एक महिला, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि छोटे छोटे कामों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे 10,000 रुपए अकाउंट में आना। दूसरी बात, इतना छोटा टाइम था कि सरकार ने कुछ भी चेक नहीं किया, कुछ ये नहीं किया कि किसको पैसा दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। जिसने भी आवेदन किया है उसको पैसा मिला है, और ये 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है जो एक मुश्त मिल गई। और इसी उम्मीद पे वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पे बढ़ा है, क्योंकि ये था कि अगर आप ये 10,000 रुपए आपको दिए हैं और आगे भी मिलेंगे, उस उम्मीद पे वोट परसेंटेज बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, और पूरा दिखाई दे रहा था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी और इतनी 150 से ज्यादा सीटें आई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के डायरेक्ट फायदे वोट में कन्वर्ट होते हैं। पंकज जी, एक बहुत अहम जो पहलू ये भी है, और शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखें कि बीजेपी और एनडीए जो है वो शायद पता नहीं इस जो एग्जिट पोल है उससे खुश हो रहा होगा या अभी भी अपने आप को, अपनी खुशियों को होल्ड किया होगा, क्योंकि 2015 में जो एग्जिट पोल आए थे उसमें बीजेपी की जीत बताई थी, लेकिन जीता महागठबंधन था। उस टाइम नीतीश और लालू साथ में थे। 2020 में महागठबंधन की बढ़त बताई थी और जो बीजेपी है उसको हारता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन तब भी जो नतीजे हैं वो पलटे। 2025 में भी क्या जो एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसियां हैं वो बिहारियों की नब्ज पकड़ पाई, कुछ ढो ले पाई या नहीं ले पाई? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल, पिछले 2 एग्जिट पोल जरूर बुरी तरह से गिरे हैं, उसका कारण अलग है। लेकिन पिछले चुनाव की हार के बाद जैसा कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी करती है, उन्होंने पूरी तरह से चाक चौबंद होकर काम किया।
डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जिसको कि रेवड़ी स्कीम कहा जाता है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको लागू किया। तीसरा, आप सबसे बड़ा जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि जन सुराज ने सीट भले हासिल न की हो, लेकिन जन सुराज ने एनडीए को बड़ा फायदा पहुंचाया है। और उसमें भी सबसे बड़ा फायदा जन सुराज के प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार को मिला है। वो पूरे चुनाव में नीतीश कुमार को कोसते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, तो ऐसा मैसेज गया कि शायद वे तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाया। जब आप परिणाम देखेंगे तो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी या कांग्रेस जीत सकती थी या आरजेडी जीत सकता था, उन्हीं सीटों पर सबसे मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं जन सुराज ने, और जन सुराज की वजह से परिणाम बदला हुआ दिखेगा। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम और तमाम चीजों का जो असर है वो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, और ये एग्जिट पोल ऐसा ही परिणाम में दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार बिहार उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो पिछले 2 चुनाव में दिखाई दिया था। और इस बार एक और बात है इसमें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद परिणामों में निश्चित तौर पे कमी आई। पिछले 2 चुनाव में आरजेडी के ऊपर आने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह सक्रिय थे चुनाव में। इस बार लालू यादव सक्रिय नहीं है, वो भाषण में नहीं जा पा रहे हैं, वो बीमार हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव उतना बड़ा चेहरा नहीं बन सकते कि नीतीश कुमार को टक्कर दे सकें। पिछले 2 चुनाव में नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव थे, इस बार नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे लगता है कि एग्जिट पोल बेहतर है। एक आखिरी सवाल पंकज जी आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित कर दिया, उसके बाद जो एनडीए बीजेपी खास तौर से सीएम नीतीश को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी और किया भी नहीं, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि सब बनेंगे तो फिर, तो एक तरह से फायदा जो है तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने का फायदा नीतीश को मिला और एनडीए को भी मिला। देखिए, नीतीश कुमार तो सीएम रहेंगे जी, ये आप मान के चलिए। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अकेले के दम पे, क्योंकि चिराग पासवान के साथ मिलके 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर चुकी, चिराग पासवान बुरी तरह फेल रहे। इस बार नीतीश कुमार ने अंदर खाने प्रशांत किशोर के साथ उसी तरह का सेटलमेंट करके भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में लाया। और नीतीश कुमार, जिनको ये माना जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनको बीमारी है, वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर वे राजनीति के चाणक्य साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सीटें पहले से करीब 10-12 सीटों में बढ़ोतरी कर ली है, इसलिए वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। निश्चित तौर पे जब तेजस्वी यादव का नाम घोषित होता है तो आप देखते हैं कि 2 में से किसे चुनना है। अगर तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं आता तो ये एग्जिट पोल थोड़ा और अलग होता और परिणाम भी अलग होते, क्योंकि मतलब महागठबंधन को फायदा हो सकता था। कम बुरे को देखें जी, अच्छा। तो लोगों को लगता है कि तेजस्वी से कम बुरा नीतीश कुमार है। दूसरा, जातिगत, जब आप एक सीएम घोषित कर देते हैं, बिहार में जातिवादी राजनीति है, तो सब एकजुट हो जाते हैं और वो गुरूर दिखने लगता है कि अब तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। उस गुरूर के चलते ठीक है, एक जातियां जो है, सवर्ण जो है, राजपूत जो है, वो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। नीतीश कुमार अलग एक अपना महादलित, दलित, ईसीबी वोटर्स लेके चलते हैं। ऐसे में जो बीच का धड़ा है, जो न सवर्ण है न यादव है, वो एक तीसरा रास्ता चुनता है और वो तीसरे रास्ते में नीतीश कुमार आते हैं। तो उनको लगता है कि यही बेहतर है, वापस यादव राज लौटने से, लालू यादव का राज लौटने से बेहतर है कि हम किसे चुने। तो न वो भाजपा को चुन रहे हैं, न ही तेजस्वी यादव को या आरजेडी को चुन रहे हैं, वो चुन रहे हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि उनमें अभी भी नीतीश कुमार में एक ऐसे आसान दिखती है लाइफ उनको नीतीश कुमार के साथ बिहार में। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी को सीएम घोषित करना नीतीश की सीटों को बढ़ा गया है। कांग्रेस जो है वो अपनी सीटें बहुत कन्वर्ट नहीं कर पाई, जैसा कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। उसका नुकसान भी महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है। महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बिहार में, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बिहार में लालू के शासन के बाद 2005 के बाद लगातार गायब है, 2005 के नीतीश के राज के बाद, उसके पहले लालू राज से ही कांग्रेस गायब है और कांग्रेस ने इसका कोई प्रयास भी नहीं किया। बिहार में हमेशा से कांग्रेस एक नंबर 4 की पार्टी बनी हुई है, पिछलग्गू पार्टी के, ये आपने नंबर तो उसका कुछ है ही नहीं। वो कभी नीतीश के साथ जाना चाहती है, नीतीश महागठबंधन बनाते हैं तो उसके नेतृत्व में चलने लगती है, कभी वो आरजेडी के साथ चलने लगती है। उसने अपना कोई वजूद पिछले 20 साल में, 30 साल में खड़ा करने की कोशिश नहीं की, जबकि बिहार की
निस्संदेह रूप से पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस बिल्कुल बिहार को डिजर्व करती है, लेकिन कांग्रेस के आला नेतृत्व ने मान लिया है कि बिहार हमारे लिए है ही नहीं, वो केवल नाम को चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, और कांग्रेस का वजूद, उसका कोई वोट बैंक न होने का नुकसान। कांग्रेस के जो 2-5 कैंडिडेट जीत भी जाएंगे, जो भी आ रहे होंगे एग्जिट पोल में, वो आरजेडी के वोट हैं जो कांग्रेस की को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है जिससे कि तेजस्वी को फायदा हो। इसलिए निश्चित तौर पे कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती होगी और उस दिन जो है तस्वीर और ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आंधी तूफान सब एनडीए का दिख रहा है, और जो महागठबंधन है वो अर्श तो नहीं फर्श पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं 14 नवंबर को जो नतीजे हैं वो कितना एग्जिट पोल को कन्वर्ट कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी अपनी राय कमेंट कर, इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।